हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज जैसा कि अपना जितने भी अपने एमपीपीएटी के जो अपने स्टूडेंट थे, उनके लिए अपने सोइल साइंस का मृदा विज्ञान का सीरीज स्टार्ट किया था, जिसका आज लेक्चर हम अपन 13 की बात करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट को फर्स्ट टाइम है तो प्लीज आप जाकर के पहले वाले वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आपको चीजें यहाँ पर लिंक नहीं करेंगी। और एक बार एक दो तीन चार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कितना क्या आपको अच्छा कंटेंट यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है। आप कोई यदि कोचिंग वगैरह भी कर रखे हो, इधर उधर से आप स्टूडेंट हो, कोचिंग भी कर लियो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खाना खाते टाइम इधर उधर घूमते टाइम आप रिवीजन अच्छे से प्रॉपर इसका कर सकते हो। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको यहाँ पर पूरा सीरीज बताया गया है। ठीक है। यदि आपको पसंद आता है तो कमेंट्स वगैरह कीजिए, वीडियो को लाइक वगैरह करते रहिए। ठीक है। तो उस चीज को हमारे को मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए और भी यहाँ पर अपने सब्जेक्ट अपने जो भी एग्रीकल्चर के हैं वो जल्दी लेकर आता रहूंगा। ठीक है। तो आज के जो लेक्चर में अपन बात करेंगे वो बात करेंगे मृदा क्षरण। ठीक। जैसा कि अपन ने कंप्लीट अपन ने पहले बात कर ली थी कि कैसे अपन सोइल का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने समझा दिया था कि पूरा कैसे अपना पूरा प्रोसेस रहने वाला है। उसके बाद हमने कुछ प्रॉब्लमेटिक सोइल से मतलब अपनी जो मृदा के अंदर विकार पैदा हो जाते हैं, डिफेक्ट्स पैदा होते हैं, उसके बारे में बात कर ली थी। अपनी जो लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा, उसके साथ में अम्लीय मृदा, उनके अपन कंप्लीट बात कर ली थी। जिसके बाद अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक अपना सोइल साइंस का मृदा विज्ञान का, तो यहाँ पर मृदा क्षरण, सोइल इरोजन, तो अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी जाती है अपनी इंडिया के अंदर भी, या सब जगह जो भी देखने को मिलती है। ठीक है। तो सबसे पहले बेसिकली अपन ये समझेंगे कि मृदा क्षरण होता क्या है, सर सोइल इरोजन क्या होता है। तो सोइल इरोजन क्या होता है, कुछ कोई बाहर के जो भी एक्स्ट्रा कोई फैक्टर होते हैं, या कोई अपने को कुछ ऐसा अपने जो जो क्लाइमेट है, अपना जलवायु है, अपन उसका कोई आप फैक्टर मान सकते हो, या कोई फोर्सेज मान सकते हो, मतलब कोई ऐसे मतलब कोई फिनोमिना मान सकते हो, जिसकी वजह से अपना जो सोइल होता है एक स्थान से मतलब अलग होता है और दूसरी स्थान पर चला जाता है। मतलब कुल मिलाकर के एक स्थान से अपनी सोइल का हटना और दूसरी स्थान पर जाना, तो किसकी वजह से, कोई भी अगर एक्स्ट्रा फैक्टर हो सकता है, कोई बाह्य कारक या कोई भी शक्ति वगैरह हो सकती है, उसकी वजह से चीजें देखने को मिलती है। और वो बाह्य शक्ति क्या है, अपने जो जलवायु या अपने जो अपना वायुमंडल है उसके अंदर अपने को देखने को मिलती है। जैसे जल हो गया, जल से भी जा सकते हैं, हैवी रेनफॉल है, अपनी बहुत ज्यादा बारिश हुई और बारिश के साथ में अपनी सोइल क्या होता है, कट करके मिट्टी ऊपर की अपनी बह करके क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है सर। उसके साथ में हवा, आपने देखा होगा आंधी वगैरह तूफान वगैरह आती है, नॉर्मल भी हवा आती है, तो भी सोइल थोड़ा बहुत उड़ करके अपनी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। ठीक है। तो ये हवा हो गया, जल हो गया, ये मेन चीजें हैं जो अपनी क्या करते हैं, मृदा क्षरण करते हैं। तो आपको कोई पूछ ले कि कौन सी ऐसी बाह्य शक्ति है, तो उसमें कौन कौन को डालोगे आप, जल को हवा को डाल दोगे। ठीक है। जल हो गई सर, हवा हो गई, और भी छोटी छोटी चीजें प्रोसेस है जिसके अंदर आपको इतने डीप में नहीं जाना। जैसे अपने ग्लेशियर वगैरह होते हैं, इनसे भी कुछ अपने को देखने को मिलता है, कोई बर्फ बर्फ वगैरह, तो ये बेसिक। लेकिन अपना मोटा मोटा अपन देखें तो यहाँ पर क्या है, जल और हवा की वजह से अपने को क्या होता है सर, अपनी जो मृदा के कण जो होते हैं, मृदा जो होती है अपनी, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। उसी को अपन बोलते हैं भूक्षरण बोलेंगे, या सर मृदा क्षरण बोलेंगे। या उसमें अपनी जो मृदा का ऊपरी उपजाऊपन जो परत होती है सर, या उपजाऊ परत, ये क्या हो जाती है, अपने मूल रूप से अपने जो अपनी खेत होता है उस खेत से हट करके पता चला अपने दूसरे वाले जो अपना किसान भाई था उसके खेत में चलेगी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी अपने को देखने को मिलती है। ठीक है। क्योंकि अपनी सोइल दूसरे खेत में नहीं जानी चाहिए। ठीक है। तो ये अपने किसान भाई लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अपने उनका कितना भी नुकसान हो रहा हो, लेकिन अपनी जो अपनी खेत की सोइल है वो अपने खेत में रहनी चाहिए। ठीक है। तो उसको अपन कैसे तो बचा सकते हैं, तो सर क्यों अपने कौन कौन सी चीजें से अपने किस किस टाइप के अपन देखने को मिलती है, उनके अपन बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसका कितना अपना भाग है सर, जो अपने जलवायु, जल की वजह से, और जो अपनी हवा है, वायु की वजह से अपना पूरा यहाँ पर अपने पूरे भारत की बात करें तो उसमें क्षरण हो रहा है। तो लगभग अपना बात करें दोस्तों, यहाँ पर 140 मिलियन हेक्टेयर जो होता है अपना जो क्षेत्रफल है, 140 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल लगभग इससे घर्षित रहता है अपना, इसके वजह से जल और वायु के क्षरण की वजह से। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, आप लोग इसको देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद में अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और ये आता है कि सर कि अपन हर हर मतलब प्रति ईयर अपनी कितनी सर हमारी सोइल का लॉस होता है। ठीक है। कितनी अपनी जो उर्वरक सोइल होती है अपनी, जो जिसके ऊपर अपन किसान भाई लोग खेती करते हैं, तो ऊपर के जो मतलब टॉप मोस्ट जो लेयर होती है वो कितना क्या लॉस हो जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर 16.35 टन, 16 पॉइंट कितनी 35 टन जो उर्वरक जो अपनी मृदा होती है वो प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष, मतलब एक हेक्टेयर से कम 16.35 टन जो होती है ना अपनी, ये क्या निकल जाती है अपनी मृदा क्षरण हो जाता है। मृदा किसके वजह से, जल है, वाटर की वजह से। ठीक है। ये अपने को देखने को मिलता है। उसी के साथ में अपना जो मेन जो मुख्य अपना तत्व होता है, आपको सभी को पता है, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। जो एनपीके अपना तत्व होता है, इसका कितना नष्ट हो जाता है, ये कितना नष्ट होता है अपना, वो 5.53 मिलियन टन। ये अपना पूरा अपना किसका डाटा बता रहा हूँ आपको, भारत, अपने पूरे भारत देश का डाटा बता रहा हूँ कि अपने को 16.35 टन उर्वरक जो मृदा होती है अपनी प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष देखने को मिलती है सर। उसके साथ में अपना
भारत की बात करूँ तो भारत के अंदर 5.53 मिलियन टन जो एनपीके होता है वो लॉस हो जाता है अपनी सोइल से, ठीक है? कि जब इतना लॉस हो रहा है तो अपनी प्रॉब्लम तो बड़ी है सर, बिल्कुल बड़ी है सर, क्योंकि हमें हमारे एनपीके जो होता है, एनपीके तो हमारी सोइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्योंकि बेसिक अपनी जो प्राइमरी जो न्यूट्रिएंट्स माना जाता है उसके अंदर आता है सर। तो इसकी ये जब लॉस हो रहा है तो सीधी-सी बात है फार्मर को तो उस चीज़ का लॉस झेलना पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए अपने क्षरण को अपन थोड़ी प्रॉब्लम मानते हैं, तो उसका अपन मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे, कैसे इसको अपन बचा सकते हैं, कैसे इसको संरक्षण कर सकते हैं, उसकी भी बात यहाँ पर करेंगे। उससे पहले अपन देख लेते हैं कौन सी चीज़ का टाइप है, और टाइप पढ़ लेते हैं अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तो इसमें 2 प्रकार मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, जिसके अंदर भी अपन और अलग-अलग टाइप यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें प्राकृतिक मृदा क्षरण मतलब हमारी प्रकृति की वजह से जो क्षरण हो रहा है, उसे कहते हैं मानव कृत्रिम क्षरण, मतलब मानव के द्वारा क्षरण हो रहा है। और जहाँ-जहाँ अपना मानव आ जाता है, तो आपको पता है कि वो बहुत फ़ास्ट चीज़ होती है, और जब फ़ास्ट जब चीज़ बनती है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, त्वरित। त्वरित मृदा क्षरण भी किसको बोलते हैं अपन? मानव के द्वारा या कृत्रिम मतलब अपन जो चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है? आर्टिफ़िशियली अपन जो चीज़ें कर रही है, उसकी वजह से जो क्षरण हो रहा है, उसको मानवीय क्षरण, कृत्रिम क्षरण या त्वरित क्षरण। जैसा कि अब डेवलपमेंट हो रहा है, काफ़ी आपको डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, तो सड़क वगैरह बनती है, बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, मॉल वगैरह बन रहे हैं, पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, पूरा अपना बहुत फास्टली अपन प्लांट वगैरह को काट रहे हैं, अपने पेड़ पौधों को काट रहे हैं, ठीक है? और अपनी इधर-उधर से सॉइल का मतलब जो माइनिंग वगैरह चल रही है, आपको देखने को मिल रहा होगा, जो खदानें वगैरह होती हैं, तो ये सब क्या हो रही है, अपनी मानव के द्वारा किया रहा है, वो बहुत फास्ट प्रोसेस की जा रही है, ठीक है? जिसकी वजह से अपने को त्वरित मृदा क्षरण देखने को मिल रहा है। और प्राकृतिक की वजह से आपको मैंने बता दिया, जो जल वगैरह हो गया और वायु के द्वारा, ठीक है? तो वायु वगैरह जल के द्वारा यहाँ पर जिसमें सबसे ज़्यादा अपने को देखने को मिलते हैं, वो किसकी वजह से? जल की वजह से। सर्वाधिक अपने को क्षरण भी इसके अंदर किसकी वजह से देखने को मिलते हैं दोस्तों? जल की वजह से। जो अपनी हेवी रेनफॉल बारिश वगैरह होती है, वायु से इतना नहीं देखना मिलता। वायु से अपन बात करें तो वायु से अपने को देखने को मिलता है राजस्थान के अंदर, जो डेज़र्ट एरिया होता है, उसके अंदर अपने को देखने को यहाँ पर मिलता है, जो मरुस्थलीय एरिया होता है अपना राजस्थान का, ठीक है? ये अपना क्लियर हुआ कि 2 सर आपने बता दिया कि किसकी वजह से हो रहा है और क्या होता है मृदा क्षरण। उसके बाद में आपने बता दिया सर 140 मिलियन हेक्टेयर जो अपना क्षेत्र यहाँ पर ग्रसित है सर, उसके साथ में 16.35 टन जो अपनी उर्वरक जो मृदा होती है, वो प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष हमारा मृदा क्षरण अपने को देखने को मिलता है सर। उसके साथ में 5.53 मिलियन टन एनपीके तत्व जो सर ये नष्ट होता है किसकी वजह से सर? मृदा क्षरण की वजह से। उसके बाद सर आपने बता दिया कि आप जो अपना जो क्षरण होता है 2 प्रकार का अपने को देखने को मिलता है, मतलब 2 प्रकार का बोल सकते हो या 2 प्रोसेस, जिसके अंदर प्राकृतिक ही क्षरण होता है, एक अपने मानव के द्वारा होता है, तो मानव क्षरण। प्रकृति के अंदर जल जल के द्वारा जो क्षरण होता है उसके अपन अलग से टाइप पढ़ेंगे, वायु के द्वारा जो हो रहा है उसके भी अपन अलग से टाइप पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपन प्राकृतिक मृदा क्षरण के ऊपर। तो प्राकृतिक मृदा क्षरण की अगर बात करें तो इसके अंदर कौन सा है? जल, वायु, दाब वगैरह की वजह से हो रहा है, आपको ये बात कर लिया। सबसे पहले अपन जल के द्वारा मृदा का क्षरण अपने को देखने को मिल रहा है, तो अपने को सर्वाधिक देखने को इसी की वजह से अपने को देखने को मिलता है। तो ये मुख्यतः अपने को देखने को मिलता है, तो 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है दोस्तों? 4 टाइप का होता है, जिसके अंदर फर्स्ट जो होता है, आपको डायरेक्ट टाइप भी पूछ सकता है, कौन-सा टाइप है जिसके अंदर कौन-सा आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो 4 टाइप में सबसे जो पहला आता है वो आता है अपस्फुटन क्षरण, मतलब फ्लैश इरोजन जिसको बोलते हैं। इसके अंदर जस्ट अपना जैसे ड्रॉप पड़ा, जैसे अपने बारिश का जो फर्स्ट ड्रॉप आपको यहाँ पर देखने को मिलता है अपने सोइल के ऊपर, और उस फर्स्ट ड्रॉप की वजह से आपको थोड़ा-थोड़ा इधर ऐसे आपको जैसे छींटना जिसको बोलते हैं, तितर-बितर होना, मतलब अपने जो पार्टिकल्स होते हैं सोइल के, जो छोटे-छोटे पार्टिकल होते हैं, वो थोड़ा-सा मतलब वर्षा की जो फर्स्ट जो स्टार्टिंग की जो वर्षा होती है उसकी वजह से आपने देखा होगा, ऐसे अपनी जो सोइल होती है उसके ऊपर थोड़े से छोटे-छोटे से गोल-गोल राउंड टाइप के आपको देखने को मिलते हैं। तो ये अपने को जो पहला जो अपने को पहली जो बारिश की बूंदों की वजह से जो अपने को थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है अपने मृदा के छोटे-छोटे कणों के अंदर, उसको बोलते हैं अपस्फुटन क्षरण। अपस्फुटन आपने दी थोड़ा पढ़े भी होंगे थी बायोलॉजी वगैरह के अंदर। तो अपस्फुट होना मतलब थोड़ा-सा फटना, मतलब अपने जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं या फ्लावर्स वगैरह होते हैं, वो भी अपने को अपस्फुटन दर्शाते हैं, मतलब ऐसे टूटते हैं, और टूटते जब आपने देखा होगा तो बहुत ऐसे मतलब थोड़ा ऐसे, मतलब जैसे स्प्रिंगल टाइप होता है ना, जैसे बारिश की बूंद जैसे टूटते हैं, सेम इस प्रोसेस में अपना क्या होता है, सोइल पार्टिकल्स यहाँ पे थोड़े डिस्ट्रॉय होते हैं, टूटते हैं यहाँ पर, ठीक है? इसलिए वहीं से ये वर्ड आया अपना अपस्फुटन, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैश इरोजन, ठीक है? नेक्स्ट तो आता है इसके अंदर परतदार, जिसको बोलते हैं शीट इरोजन। ये जो शीट इरोजन है ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शीट इरोजन का मतलब क्या होगा, बिल्कुल अपना शीट की फॉर्म में, जैसे अपने पेज होता है, जो अपना बुक होता है, बुक के जैसे पेज होता है, पेज का एक पेज की बात करें तो एक पेज क्या हो गया अपना, एक शीट टाइप का हो गया, मतलब एक परत हो गया, जो पूरी परत का अपना नष्ट हो जाना, अपनी जो सोइल होती है, अपने जो फार्मर की जो अपनी अपनी लैंड होती है, उस लैंड की जो ऊपर की जो टॉप मोस्ट जो लेयर होती है, जो फर्टाइल लैंड होती है, उर्वरक सोइल होती है, वो इसके द्वारा सीट इरोजन की तरफ चली जाती है, और ये अपने को दिखती तक भी नहीं है, अदृश्य क्षरण होता है। और ये अदृश्य क्षरण होता है, उसी साथ में अपनी उर्वरक सोइल को लेके जाते हैं। तो सबसे बड़ा, सबसे नुकसानदायक, जो सबसे मुश्किल जो है अपने क्षरण, वो किसके लिए, अपने किसान भाई लोगों के लिए,
कौन सा है, परतदार क्षरण होता है। ये आपको यहाँ पर पॉइंट याद रखना है। उसके बाद आता है रिल इरोजन, मतलब जो शुद्ध नलिका जिसे बोलते हैं, ठीक है। शुद्ध नलिका क्षरण जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर क्या है, थोड़ा और एक्सट्रीमली बढ़ गया। जैसे अपना अंगुली से अंगुली लाइक का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जब हैवी बारिश आती है, तो ऐसे इस टाइप के आपको अंगुली टाइप की थोड़ा गहराई टाइप में आपको यहाँ पर नलिया टाइप की देखने को मिलती है, ठीक है। तो उस टाइप का जो इरोजन होता है, उस जहाँ पर नलिया बन गई, वहाँ की सोइल निकल गई है, वो आपको पता है, निकल के चली गई और दूसरी जगह, तो निकल के और चली गई, तो क्या होगा, सीधी सी बात है, अपना क्षरण हुआ है सर, मृदा का क्या हुआ है, क्षरण हुआ है। तो खेत में क्या है, अंगुलियां के समान आपको पतली पतली नालियां का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ये कौन सी, जहाँ पर ढलान आपको 4 से 5% देखने को मिलता है। अब ये ज़्यादा कहाँ पर मिलेंगे, जब थोड़ा ढलान होगा, मतलब हमारा जो फील्ड है सर, उसका थोड़ा मेरे को क्या देखने को मिल रहा है सर, ऐसे स्लोप देखने को मिल रहा है। और जब ऐसे स्लोप देखने को मिल रहा है, तो पानी क्या होता है, जब फास्ट जाएगा, स्लोप रहेगा, तो फास्ट जाएगा तो क्या होगा, वो सोइल को अपने साथ में लेके जाएगा, और जब सोइल को लेके जाएगा तो क्या करेगा, ऐसे अंगुली टाइप की यहाँ पर हमारे को सर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं अपन सर, इसको शुद्ध नालिका क्षरण या रिल इरोजन के नाम से हम जानते हैं सर, जिसके अंदर ढलान जो होता है 4 से 5% से अपने ज़्यादा देखने को मिलता है। और सबसे खतरनाक अपने किसान भाई लोगों के लिए, मतलब सबसे नुकसानदायक जो होता है अपनी एग्रीकल्चर लैंड के लिए, होता है सीट इरोजन। और अपनी को मतलब सोइल के अंदर जो सबसे ज्यादा घातक जो अपने को देखने को मिलता है, जो बड़ी बड़ी नालियां बना देता है, जिसके अंदर बड़ी बड़ी आपको नालियां देखने को मिलेंगी। जो आप पहाड़ी इलाके वगैरह जाओगे या रेत के जो टीले वगैरह होते हैं, उधर आपको देखने को मिलेगा बारिश के टाइम में बहुत गड्ढे गहरी नाले टाइप के देखने को मिलते हैं। तो वो किसकी वजह से देखने को मिलते हैं, बली इरोजन बोलते हैं, जिसको अवनलिका क्षरण बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, इस अवस्था में जो अपनी शुद्ध नलिका होती है, जो मतलब अपनी जो रिली इरोजन था, उसकी वजह से अपने को यहाँ पर देखने को मिल रही थी, उसकी वजह से जो सोइल देखने को मिल रही थी, गली इसकी वजह से देखने को मिल रही थी अपने को, ना वो उसकी शुद्ध नलिका है, मतलब रिल इरोजन की वजह से। और ये क्या होती है, ज़्यादा बड़ी हो जाती है, बड़ी होकर के किसका निर्माण कर लेती है, नवलिका का निर्माण करती है, और जो क्या होती है, कृषि के लिए बाधक होती है। इतने ज़्यादा गड्ढे बना लेती हैं कि इसके अंदर अपने ट्रैक्टर वगैरह, कुछ अपने जितने भी अपने जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो अपने संसाधन संसाधन होते हैं कृषि के अंदर, वो अपन यूज ही नहीं कर सकते, उसके अंदर उसका लेवलिंग ही नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा गड्ढे बना सकते हैं। इसके अंदर अपन कृषि भी नहीं कर सकते, अपन प्रॉपर अपना कृषि कार्य के लिए बाधक अपने को देखने को मिलती है। तो कौन सी देखने को मिलती है, गली इरोजन देखने को मिलती है दोस्तों, ठीक है। तो 4 टाइप के अपन यहाँ पर बात कर लिए। जो फर्स्ट आपको बताया मैंने, उसके अंदर आपको याद रखना है, मतलब छोटा-सा, मतलब जस्ट थोड़ा-सा, मतलब छोटे-छोटे पार्टिकल्स में टूटना अपना, जो छोटे-छोटे कणों के अंदर तितर-बितर होना अपने सोइल के अंदर। जो जस्ट बारिश, जो फर्स्ट वर्षा की जो बूंदें गिरती हैं, उसकी वजह से होता है, उसको बोलते हैं स्प्लैश इरोजन या अपस्फुटन क्षरण। उसके बाद सर आपने बताया कि शीट की तरह, मतलब बिल्कुल पेपर पेपर होता है अपना, पेपर पेज की तरह, शीट की तरह अपना सोइल के ऊपर की परत का जाना, तो अपने किसान भाई लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं, मुश्किल जो मानी जाती है। परतदार क्षरण बताया सर आपने सेकंड, तो अदृश्य क्षरण होता है, दिखता भी नहीं है, सोइल कब थोड़ा-सा चली गई, इसलिए अपने बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिलता है। छद्म नलिका क्षरण मतलब रिल इरोजन, रिल इरोजन बताया सर, थोड़ा अंगुली नुमा पर्वत के समान में पतली-पतली नलियाँ बन जाती है, और ये पतली-पतली नलियाँ जाकर के बड़े नाले टाइप में, बड़े वो अवनलिकाएँ बना दी, तो उसको बोलते हैं अवनलिका क्षरण बोलते हैं। जो जिसके अंदर हम सर हमारे ट्रैक्टर वगैरह, कुछ हमारे जो भी संसाधन है, वो नहीं चला पा सकते, और जब नहीं चला पाते तो कृषि कार्य के लिए हमारी बहुत ज़्यादा बाधक देखने को मिलती है यहाँ पर, ठीक है, बाधा देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वायु क्षरण, मतलब एयर इरोजन। अब एयर इरोजन वायु क्षरण, इसके अंदर आपको 2 कुछ प्रोसेस होती है, कुछ मतलब अवस्थाएँ होती हैं, कुछ स्टेप होती हैं, जिससे अपने को क्षरण देखने को मिलता है। टाइप अपन बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले आपको बताता हूँ कुछ अवस्था, 3 अवस्थाएँ यहाँ पर वो आपको देखने को मिलेंगी। कितनी अवस्थाएँ दोस्तों? 3 अवस्थाएँ। अब बेसिकली आपको मैं 3 पार्ट, अपने अलग-अलग पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल हो गया, ये थोड़ा छोटा हो गया, और थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है? तो हवा ऐसा, अब हवा ऐसा तो है नहीं कि इस बड़े-बड़े पार्टिकल को उड़ा कर लेकर जाएगी, बिल्कुल नहीं, आपकी सही बात है। तो अब ये अपना बड़ा पार्टिकल है थोड़ा, बड़ा पार्टिकल मतलब इसका साइज़ मैं ले लिया यहाँ पर 0.5 से लेकर के दोस्तों, यहाँ पर इसका साइज़ 1.5 एमएम है, ठीक है? सेकंड जो है, इसका साइज़ है यहाँ पर 0.05 से 0.5 तक। इसका जो साइज़ है दोस्तों, इसका है 0.005 से कम, मतलब इससे छोटा, सबसे छोटा साइज़ है, ठीक है? अब सबसे छोटा साइज़ है सर, इसको तो हमारे को पता है, सीधा-सा अपनी जो हवा होती है उड़ाकर लेके जा सकती है सर, इसको नहीं उड़ा के लेके जाएगी। जब इसको उठाकर नहीं लेके जाएगी, तो ये क्या करेगा? थोड़ा घसीटेगा, घसीटते हुए या रेंगते हुए हवा से, मतलब कुछ तो फ़ोर्स लगेगा हवा से। उड़ेगा नहीं, लेकिन ये क्या है सर, लुढ़केगा, लुढ़क-लुढ़क के थोड़ा-सा आगे जाएगा। ये लुढ़कने वाली जो प्रोसेस होती है, घिसने वाली या रेंग कर सांप की तरह जो रेंगने वाली प्रोसेस होती है, उसको, वो जो अवस्था होती है अपनी, जो वायवीय या मृदा के क्षरण के अंदर, उसको बोलते हैं अपन सतह विसर्पण। विसर्पण,
सर्प आ रहे हैं इसके अंदर, तो सर्प की तरह मतलब रैंकर जो पार्टिकल, और जब कब रहेंगे, जब सब पार्टिकल का सब साइज ज्यादा हो, मतलब 0.5 से 1.5 mm जब साइज थोड़ा ज्यादा है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घिसकर या रगड़ कर हमारे जो मतलब जो अपने कण होते हैं सोइल के, वो जाते हैं, तो उसको जो वो अवस्था जो होती है उसको बोलते हैं सतह विसरण और सतह विसरण। दूसरा अपना मीडियम जो पार्टिकल साइज का आ गया, जिसका साइज मैंने बताया 0.05 से 0.5, थोड़ा मीडियम है, तो सर ये मतलब लुढ़कने से तो ज़्यादा बेटर रहेंगे, उड़ तो नहीं सकेंगे, लुढ़केंगे, लेकिन थोड़ा फास्ट लुढ़कना है। जब जब फास्ट लुढ़कना मतलब जैसे अपना शुतुरमुर्ग होता है, शुतुरमुर्ग क्या होता है, जंपिंग मार के चलता है, लुढ़क ऐसे मतलब थोड़ा उड़-उड़ कर ऐसे जंपिंग मार कर। तो जंपिंग मारता है तो उसको भी अपन बोलते हैं साल्टेशन मोशन बोलते हैं। इसको अपने शुतुरमुर्ग की जो मोशन जो होता है ना, जो उछल-उछल के मोशन होता है, उसको साल्टेशन मोशन बोलते हैं। तो ये साल्टेशन मतलब उत्परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन टाइप की जो अवस्था देखने को मिलती है, वो थोड़ा अपना मीडियम साइज़ के मतलब 0.05 से 0.5 एमएम व्यास के अपने कण होते हैं उसके अंदर। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर थोड़ा-सा मतलब जंपिंग करके, थोड़ा-थोड़ा जंपिंग करके उड़-उड़ कर जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि साइज़ और फिर सबसे छोटा साइज़ मतलब ये तो पूरा हवा में उड़ कर के पार्टिकल जा रहे हैं। जब आप लोग को थोड़ा-सा थोड़ी-सी ज़्यादा भी अपने को देखने को मिलती है, आँधी वगैरह, तो आपको देखने को मिलेगा पूरा बिल्कुल ऐसे डर्टी-डर्टी, बिल्कुल आँधी में बिल्कुल मिट्टी-मिट्टी आपको देखने को मिलती है। तो वो जो मोशन जो अपने को देखने को मिलता है, जो वो अवस्था देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं अपन यहाँ पर सस्पेंशन मतलब निलंबन। तो 3 टाइप की यहाँ पर अवस्था देखने को मिलती है अपने को। फर्स्ट आपको क्या बताया मेरे को कि सर सांप की तरह थोड़ा रगड़ कर रैंकर जो चलता है, जो कब चलेगा, जब सर पार्टिकल साइज़ ज़्यादा होगा, पार्टिकल साइज़ ज़्यादा है, कण ज़्यादा बड़े हैं, मतलब 0.5 से 1.5 एमएम है, तो वो क्या करेंगे सर, रगड़ कर या रैंक कर या घिस कर चलेंगे, उसको बोलेंगे सर विस्फोरण या सरफेस क्रीपिंग। उसके बाद सर आपने बताया साल्टेशन मतलब उत्परिवर्तन। साल्टेशन सर आपने बताया शुतुरमुर्ग की तरफ उड़ के चलना, मतलब जंपिंग मार के चलना। जंपिंग मार के चलेंगे जब सर थोड़ा साइज़ मीडियम साइज़ मतलब 0.05 से 0.5 एमएम व्यास के कण वायु के दबाव से एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा दूर पार्टिकल जा रहे हैं, बिल्कुल हवा में उड़ करके, बिल्कुल हवा में तैर के, बिल्कुल आंधी टाइप का माहौल बना करके जो जा रहे हैं, उसको बोलते हैं सस्पेंशन यानी निलंबन बोलते हैं। बहुत दूरी तक चले जाते हैं, ठीक है? तो 3 प्रोसेस आपने बताया, तीनों के अंदर आपको साइज़ यहाँ पर याद रख लेना है। तो इसके साथ में 3 प्रोसेस आपको याद रखना है। तो ये वायु क्षरण की अवस्थाएँ की अपन ने बात कर ली। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसके टाइप की, तो टोटल इसके 5 टाइप होते हैं। टाइप में इसके अंदर टाइप की अपन बात करते हैं, तो टाइप कुछ नहीं है, जैसा अपन पार्टिकल के साइज़ की बात करते हैं, तो उसके अंदर ये 3 प्रोसेस मिक्स होकर के जो फॉर्मेशन करती हैं अलग से, जो जिसका निर्माण करती है, उसका अपन टाइप देते हैं। जैसे सबसे पहले आता है हवा में उड़कर, मतलब जो बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से हवा के दबाव से उड़ कर के जो पार्टिकल जा रहे हैं, मतलब जो बहुत छोटे पार्टिकल हैं और हवा के द्वारा क्या करके गए, उड़कर जा रहे हैं एक दूसरे से, तो हवा में उड़ना मतलब इसको बोलते हैं एम्प्लेशन, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं, एफ्लेशन। एफ्लेशन टाइप का जो देखने को मिलता है, वो किसके देखने को मिलते हैं, मीन कणों के अंदर। छोटे जो अपने मट्टी का सिल्ट जो कण जो होते हैं, कि हवा के दबाव से काफी दूरी का एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर जाकर के एकत्रित हो जाते हैं, तो उसको उस टाइप की जो अपने को वायुमर्दा क्षण देखने को मिल रहा है, उसको बोलते हैं अपन एफ्लेशन, मतलब वायु में उड़न। उसके बाद निस्त्राव, निस्त्राव मतलब इसको अपन और एक दूसरे भाषा में मतलब बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं इफ्लूशन। इफ्लूशन में क्या होता है, इसके अंदर थोड़े भारी भारी कण होते हैं। थोड़े भारी कण क्या होते हैं, सतह विस्फोरण, मतलब रेंग करके, थोड़े लुढ़क करके या हल्के मर्दा के कण हवा में उड़ करके स्थानांतरित होते हैं, मतलब जिसके अंदर थोड़ा लुढ़कना भी और थोड़ा उड़ना भी दिख रहा हो, दोनों टाइप के पार्टिकल देखने को मिल रहे हो। थोड़ा मोटे पार्टिकल हमारे को, थोड़ा भारी कण के पार्टिकल देखने को मिल रहे हैं, तो वहां पर अपने को देखने को मिलता है निस्त्राव, जिसको बोलते हैं एफ्लूशन। एफ्लूशन किसके अंदर देखने को मिल रहा है सर, थोड़ा भारी थोड़ा महीन कण के अंदर हमें वो देखने को मिल रहा है सर, एफ्लेशन। एफ्लेशन इफ्लूशन, एफ्लेशन इफ्लूशन, ऐसे बिल्कुल याद रखना है, ठीक है? पहले कौन आया, एफ्लेशन, उसके बाद कौन आया, इफ्लूशन, ठीक है? उसे आपको दिमाग में यहाँ पर रखना है, जिसके अंदर इस क्षण के अंदर महीन बालू, मटियार एंड कैलकेरियस मृदाओं में ये अपने को अधिक देखने को मिलता है, जहाँ पर बालू मिट्टी मतलब डेजर्ट एरिया वाला एरिया देखने को मिलता है, वहां पर अपने को देखने को मिलता है। तो हवा में उड़ना मतलब एफ्लेशन, इस तरह मतलब एफ्लूशन। उसके बाद एक आता है डेट्रूशन, मतलब नीचे लुढ़कना, नीचे नीचे लुढ़कना मतलब डेट्रूशन, नीचे लुढ़कना। अब नीचे कहाँ पर लुढ़केगा, जहाँ पर थोड़ा कोई स्लोप टाइप का होगा, या कोई अपन मैड वगैरह बनाने पड़ेंगे, ऊंची नीचे जहाँ पर मैड होंगी, नई जोत लगा दिया भूमि के अंदर, ठीक है? उस टाइप में अब हमारे को जो मैड होगी, उसके अंदर कण का फिसल कर नीचे नालियों वगैरह में तेज हो जाना, मतलब नीचे लुढ़क के अपने नालियों वगैरह में चले गए, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर डेट्रूशन के नाम से अपन जानते हैं। फोर्थ फोर्थ यहाँ पर आता है, यहाँ पर रगड़ या एब्रेशन, रगड़ना या एब्रेशन जिसको बोलते हैं, रगड़ या एब्रेशन, रगड़ या एब्रेशन। ये रगड़ या एब्रेशन कब होता है, जब बहुत ज्यादा मतलब पार्टिकल थोड़े मोटे साइज के होते हैं, ढीले टाइप के होते हैं, ठीक है? जब मतलब ढेले खेत के अंदर अपने ढेले पड़े होते हैं, मोटे मोटे ढेले पड़े होते हैं, बड़े बड़े साइज के जो पार्टिकल, उनको बोलते हैं ढेले। तो ढेले वायु के प्रभाव से धीरे धीरे क्या होते हैं, घसते हैं, रगड़ मारते हैं, धीरे धीरे घसते हैं और रगड़ते हैं, धीरे धीरे घसेंगे,
और घसेंगे तो फिर पार्टिकल वहीं गिरेंगे, वहाँ गिरेंगे, थोड़े मोटे साइज़ के पार्टिकल होंगे, तो मोटे साइज़ के पार्टिकल हैं, तो उन कणों के अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है? उत्परिवर्तन, मतलब साल्टेशन के द्वारा क्या होते हैं, उनका स्थानांतरण होता है, तो उनको बोलते हैं रगड़ या एब्रेशन टाइप का अपने को वायु क्षरण देखने को मिलता है। जो लास्ट जो आता है, जो सबसे देखने को मिलता है, वो आता है अपने को आंधी-तूफान की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं, भारी व मोटे जो कण होते हैं, ये पूरा आंधी के अंदर आपको उठाकर आंधी लेके चले जाती है, उसको बोलते हैं निष्कासन या इसको बोलते हैं एक्सट्रूसन। एक्सट्रूसन किसके अंदर को देखने को मिलते हैं? अपने को आंधी वगैरह टाइप की सॉइल के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। तो मैंने आपको 5 टाइप के यहाँ पर बता दिया, जिसके अंदर पहला बताया आपको एफ्लेशन, कौन-सा बताया आपको? एफ्लेशन, उसके बाद बताया एफ्ल्यूशन, उसके बाद बताया आपको डेट्रूसन, कौन-कौन सा बताया? डेट्रूसन, उसके बाद आपको 4th नंबर का पढ़ाया आपने एब्रेशन मतलब रगड़, उसके बाद निष्कासन या इसको बोलते हैं एक्सट्रूशन, ठीक है? एक्सट्रूशन आपको मैंने यहाँ पर बताया। सेकंड जो टाइप बताया आपको मानव मानव जो द्वारा मतलब त्वरित जो मृदा हो रहा है, जैसे जंगलों की कटाई वगैरह, बाँध वगैरह बनाना, तो इन जो सबकी मानव की वजह से ही अपने को देखने को मिलती है, तो उनको क्या बोलते हैं? मानवीय या त्वरित मृदा क्षरण के नाम से अपन जानते हैं। इतना सारा आपने बिल्कुल बता दिया, आपने जो एग्ज़ाम में आने वाला है वो भी आपने समझा दिया क्या-क्या आएगा, ठीक है? तो अब हम हमारे को ये भी बता दिए इसको अब हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे हम फार्मर को सजेस्ट कर सकते हैं कि हमारे भी यदि सोइल में ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो हम भी हमारे पेरेंट्स वगैरह को बता सकते हैं, सर वो भी थोड़ा हमारे को आइडिया दे दीजिए। तो सबसे पहले तो अपन क्या कर सकते हैं कि ऐसी अपन कोई क्रॉप या फसल अपन सर लगा सकते हैं जिससे हम उसको रोक सकते हैं, बिल्कुल सर रोक सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा गार्डन वगैरह होते हैं तो गार्डन वगैरह में घास वगैरह प्रॉपर लगी रहती है। तो आपने देखा होगा घास वगैरह लगी रहती है तो आपने उसके अंदर कभी ऐसा इरोजन टाइप का नहीं देखा, पानी बहुत रोक कर घास क्या करती है पूरा कवर कर लेती है। तो घास जो होती है ना, घास की जो रूट होती है, जड़ें होती हैं, वो छोटी-छोटी जड़ें होती हैं और वो पूरा फैल जाती हैं और फैल दिए पूरा बिल्कुल कॉम्पैक्ट ऐसे खतरनाक तरीके से क्या करती हैं सोइल को बिल्कुल मजबूत बना लेती हैं और मजबूत बनाने से क्या करती है, तो ऐसे ही अपन कुछ क्रॉप भी होती है जिसके अंदर मूँग वगैरह आती है, मूँग आती है, उड़द आती है, सोयाबीन आती है, लोबिया आती है। ठीक है? ये अपनी जितनी भी दलहनी फसलें जो होती हैं, ये दलहनी फसलें जो होती हैं, ये भी ऐसे ही कवर कर लेती है पूरी तो आपने देखा भी होगा यदि मूँग मूँग की क्या होती है, ऐसी लड़ी टाइप की बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये क्या करती है मतलब अपनी सरफेस को कवर कर लेती है। जब सरफेस को कवर करेंगी, जैसे ही यहाँ पर पानी वगैरह हवा यहाँ पर सरफेस के टच में आएगा, तो ये क्या कर लेती है उसको रुक आउट कर लेती है, मृदा के कटाव को क्या कर लेती है, रोक देती है। ठीक है? तो मृदा संरक्षण फसलें आती हैं जिसके अंदर मूँग आता है, उड़द आता है, सोयाबीन आता है, लोबिया आता है। ठीक? पहला तो ये करते हैं। दूसरा कि सर यदि ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है और आप वहाँ पर ऐसी कुछ सोइल ऐसी फसलें कर रही हो जो ज़्यादा बढ़ावा देती है, किसको मृदा कटाव को, जैसे मक्का हो गई, तो सर इनका क्या करें हम? इनको उगाएँ नहीं, वहाँ पर उगाने से रोकें, यहाँ पर यदि कपास हो गया, तम्बाकू हो गया, ठीक है? अब आप बोलोगे कि सर नहीं हमारे किसान भाई तो लोग बोल रहे हैं कि हम तो उगाएँगे लेकिन हमारे को कुछ और भी तरीका बताओ। उस तरीके के लिए अपन क्या कर सकते हैं, यदि अपने पास स्लोपदार है वहाँ पर कहें, अपने पास स्लोप ज़्यादा है, ढलान ज़्यादा है, 8 से 10% अपने वहाँ पे स्लोप देखने को मिल रहा है, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन हो, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, मतलब सीढ़ी बना सकते हैं ऐसे, ठीक है? सेम जो अपने घर पे जो छत पे चढ़ने के लिए अपनी सीढ़ी वगैरह होती है, ठीक है? तो अपनी स्टेयर होती है, स्टेयर में सेम ऐसे सेम स्टेयर के फॉर्म में अपन बना सकते हैं और जो स्टेयर अपनी ये बनाया इसके ऊपर अपन क्या कर सकते हैं कल्टीवेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पानी आया, तो यहाँ पर गिरेगा, थोड़ा स्लो होगा, फिर यहाँ पर गिरेगा तो धीरे-धीरे स्लो-स्लो होता-होता पानी अपने जो यहाँ पर जो प्लांट वगैरह है इनको ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा तो सोइल को भी नुकसान नहीं करेगा तो सोइल का भी क्या हो जाएगा यहाँ पर कटाव रुक जाएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं जिसको कंटूर फार्मिंग बोलते हैं, सीढ़ीदार खेती करना या वादिकाएँ बनाना जिसको, समुच्चय खेती जिसका नाम अपन यहाँ पर जानते हैं, ठीक है? जिसको इसकी जो दूरी रखते हैं लगभग 20 फीट यहाँ पर दूरी रखते हैं, ठीक है? और जो लंबाई होती है 16 से 18 फीट ये कुछ ऐसा फिक्स डाटा नहीं है। आपका जैसा आपके पास खेत है, जैसा स्लोप आपके तो उस हिसाब से आप छोटे-बड़े यहाँ पर सीढ़ियाँ बना सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको पट्टीदार खेती, कि सर मैं तो ये भी तीनों यूज़ नहीं करूँगा, मैं तो मेरी खेती यूज़ करूँगा ही। जैसे आपको मक्का भी उगाना है तो आप क्या कर सकते हो स्ट्रिप फार्मिंग पट्टीदार क्रॉपिंग कर सकते हो। मतलब एक एक क्रॉप ऐसी लगा लो जो मतलब इसको क्या करे रोके और एक क्रॉप आप लगा रखे हो जो मतलब रोक नहीं पा रही। मतलब एक कोई भी क्रॉप लगा लिया यहाँ पर मक्का वगैरह लगा लिया, यहाँ पर अपने मूँग वगैरह लगा लिया, उड़द वगैरह लगा लिया। तो स्ट्रिप में मतलब पहले एक स्ट्रिप में तो एक अपनी लाइन होती है खेती की मतलब जो एक हल मतलब होता है उसके अंदर अपने क्या कर लिया साधारणतः फसलों के साथ में मृदा संरक्षण फसल लगा दिया। कौन-सी साथ में जो बहाव कम कर सकते हैं। तो जैसे अपना या इधर से पानी वगैरह आएगा तो ये क्या करेगा थोड़ा रुकावट करेगा तो अपनी नेक्स्ट फसल जो आपने उगा रखी है उसके ऊपर प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो पट्टीदार खेती कर सकते हैं। उसके बाद में विंड ब्रेक या वायु अवरोधक वृक्ष लगाना। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा अवरोधक मतलब रुकावट के लिए वृक्ष लगा देते हैं। बिल्कुल सर वृक्ष लगा देंगे तो वृक्ष क्या करेंगे सर जैसे विंड ब्रेक आया, जैसे हवा आई, तो हवा क्या करेगा वो अपने आप में थोड़ा रोक लेंगे और जैसे अपनी जो नीचे जो अपनी लैंड थी,
जिसके अंदर अपनी फसल लगा रखी थी उसके ऊपर थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो उत्तर पश्चिमी दिशा के अंदर क्या करते हैं अपन, वृक्षों का पट्टियां लगा देते हैं, बिल्कुल पट्टी फॉर्म में ऐसे अपने को क्या करते हैं, वृक्ष यहाँ पर लगा देते हैं। लेकिन वृक्ष के रूप में यदि अपन झाड़ियाँ यदि यूज करते हैं, तो झाड़ियाँ जब यहाँ पर लगाते हैं, छोटी छोटी जो अपनी झाड़ियाँ बेर वगैरह की, या अपनी जो झाड़ियाँ अपने को देखने को मिलती है लोकल गाँव में, तो ये झाड़ियाँ अपन लगा देते हैं, उसको बोलते हैं पट्टियाँ को। वायु झाड़ी रोक करके यदि अपन वायु का अवरोधक पट्टियाँ बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अवरोधक, वायु अवरोधक पट्टियाँ, मतलब सेंट्रल बेल्ट के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो अलग-अलग टाइप के होते हैं, वर्गाकार हो सकते हैं, आयताकार हो सकते हैं, पिरामिडकार हो सकते हैं। इसके अंदर जो सबसे बेस्ट जो माना जाता है, वो माना जाता है पिरामिड के शेप में, मतलब कैसे, इस टाइप का शेप, ठीक है। पिरामिड का शेप, मतलब इस टाइप में अपन क्या कर सकते हैं, इसकी कटिंग करके या अपनी इस फसल मतलब वो जो लगाए हैं ऐसे। पिरामिड की शेप में क्या होगा, जो नीचे का जो एरिया है, नीचे का जो एरिया है अपना प्लांट का, वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, उसके बाद में छोटा होगा, उसके बाद में थोड़ा छोटा होगा। तो जैसे अपनी एयर आई, जैसे मेरी एयर इधर से आ रही है, हवा आ रही है, तो मेरा जो खेती है, जो खेती तो मेरी यहाँ पर है, ठीक है? यहाँ पर खेती है, तो मैं क्या किया मैंने, यहाँ से जैसे हवा आई तो मेरे यहाँ पर यहाँ पर नीचे साइज़ में प्लांट का बड़ा है या छोटा है। अब जो एयर आई, तो एयर सीधी कैसे निकल जाएगी, ऊपर इस साइड में निकल जाएगी, और अपनी जो खेती यहाँ पर है, ये खेती यहाँ पर शेप यहाँ पर बच जाएगी। इसलिए अपन पिरामिड ज़्यादा यहाँ पर प्रेफ़र करते हैं कंपेयर टू अपन आयताकार वगैरह। अब आयताकार वगैरह होगा तो सीधा ये रहेगा। इसमें तो अपन क्या होगा, जैसे यहाँ पर सोइल आई, जैसे यहाँ पर आई, तो यहाँ से ऊपर ऊपर से निकल के ऐसे भी जा सकता है, नीचे से निकल के अपनी सोइल थोड़ी डिस्टर्ब कर सकती है। जबकि पिरामिड में क्या होता है, पिरामिड में पूरा प्रेशर ऐसे ग्रो करेगा और ऊपर की साइड में प्रेशर निकल जाएगा। इसलिए पिरामिड जो आकार होता है, जो पिरामिड अपने को देखने को मिलता है, ये अपन ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? इसके अंदर कुछ एग्ज़ाम्पल आप याद रख सकते हो। इमली आ गया, शीशम आ गया, नीम आ गया, बबूल, सीरम, करंज, वो दूरीफ्लोरा, ठीक है? डूडोनियम डूडोनियम जंगली जाऊ जिसको बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद में यूकेलिप्टस, उसके साथ में वो जो अपनी जरबेरी, मतलब जो बेर की झाड़ियाँ वगैरह होती है, वो होती है। कुछ एग्ज़ाम्पल होते हैं जिसके अंदर कौन-कौन आ गए दोस्तों, इमली आ गया, शीशम आ गया, नीम आ गया, बबूल आ गया, सीरम, करंज, जूलीफ्लोरा, डू डू डूडोनियम जंगली जाऊ और यूकेलिप्टस और बेर, ठीक है? ये कुछ एग्ज़ाम्पल हैं। उसके साथ में आपको ये याद रखना है बस क्या-क्या है, आप क्या-क्या मैंने बताया कि सर हम वहाँ पर कुछ फसल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको जो पहला पॉइंट है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, मृदा संरक्षण। मृदा जो कटाव को बढ़ाती है, बढ़ाने वाली जो फसल है सर, वो हम नहीं उगा सकते, नहीं उगाएँगे, जिसके अंदर मक्का है, आपको एग्ज़ाम्पल याद रखना है, कपास है, तम्बाकू है, सीढ़ीदार खेती यहाँ पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम पट्टीदार खेती यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिप फार्मिंग यूज़ कर सकते हैं, वायु अवरोधक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वायु अवरोधक के कुछ एग्ज़ाम्पल आपको बता दिया, जिसके अंदर आपको मैंने पिरामिड का आपको बेस्ट एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बताया। साथ में कौन-सी दिशा में लगाएँगे, तो उत्तर-पश्चिम दिशा में हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, वृक्ष लगाते हैं। अन्य उपाय की बात करें, तो अन्य उपाय में क्या कर सकते हैं अपन, ढाल पर घास उगा सकते हैं, घास लगा सकते हैं अपने ढाल ढाल ज़्यादा है, ढाल यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर अपनी खेत वगैरह है, तो यहाँ पर इसके अंदर क्या कर सकते हैं, घास घास लगा देंगे, तो घास लगाने से अपने जो पानी वगैरह आएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, जो अपनी नीचे वाली लैंड है, या क्या हो जाएगी थोड़ी, उससे सॉइल इरोजन से या मृदा क्षरण से बच जाएगी। गर्मी गर्मी में गहरी जुताई कर सकते हैं, जीवाश्म खाद वगैरह प्रयोग कर सकते हैं, साथ में वृक्षारोपण कर सकते हैं, उसी साथ में मल्चिंग यूज़ करते हैं। मल्चिंग मतलब जो अपनी सॉइल है, तो उसके ऊपर अपन क्या क्या कर सकते हैं, जो भी अपना अपशिष्ट, यदि जो खेत का जो स्ट्रो वगैरह है, जो अपना जैसे अपन राइस वगैरह, तो राइस का जो बच जाता है जो पार्ट, उसको अपन यहाँ पर स्ट्रो को डाल के सकते हैं, या अपन जो मेनली अपनी प्रेजेंट टाइम में जो यूज़ कर रहे हैं, पॉलीथीन जो यूज़ कर रहे हैं, तो पॉलीथीन को यहाँ पर अपन डाल करके उसका यूज़ कर सकते हैं मल्चिंग के लिए, ठीक है? तो ये सब अपनी कुछ अन्य टेक्निक्स यहाँ पर आती है, ठीक है? तो ये अपना कंप्लीट होता है यहाँ पर अपना सोइल साइंस का सीरीज़ है, ठीक है दोस्तों? तो अपन जो नेक्स्ट सीरीज़ अपन यहाँ पर नेक्स्ट अपन जो टॉपिक बात करेंगे, तो मतलब एग्रोनॉमी के मतलब जो अपना एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान है, उसके अंदर भी आता है, मृदा विज्ञान के अंदर भी, दोनों के अंदर ही वो पार्ट आता है, जिसको अपन बोलते हैं खाद या मैन्योर के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट खाद या उर्वरक की बात करें, ठीक है? मतलब क्या होगा यहाँ पर अपना जो मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र है, उसकी अपन बात करेंगे। नेक्स्ट नंबर जो लेक्चर नंबर अपना 14 होगा। तो सोइल साइंस की सीरीज़ कंप्लीट होती है आपकी, ठीक है? यदि आप अभी तक स्टूडेंट को नहीं देखे हो, अपने दोस्त वगैरह को शेयर नहीं किए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है? तो नेक्स्ट अपना लेक्चर नंबर तो अपना जो 14 होगा, उसके अंदर अपन बात करेंगे खाद एंड उर्वरक के, जिसके अंदर अपन सबसे जो बेसिक चीज़ होती है पोषक तत्व, सबसे पहले यहाँ पर पोषक तत्व की बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए, ठीक है? और जो भी आपका कमेंट्स को डाउट वगैरह रहता है, वो आप ज़रूर हमारे को बताइए, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगा, ठीक है? अपनी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।